सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम अभ्यास सागर के पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई का अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ में हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द एवं वाक्य शुद्धिकरण दो विषय दिए गए हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। अभ्यास सागर का पाठ 7, इसका पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों और शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ये वाक्यांश बोधक शब्द है या वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस तरह के नाम से भी बोला जाता है। सभी का अभिप्राय एक ही है कि एक वाक्य आपको दिया गया होगा, उस वाक्य के लिए आपने एक शब्द लिखना है जिसमें पूरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाए। का भाग है जो दूसरों के अधीन हो, गुलाम, दूसरों के द्वारा की गई सहायता, सहयोग, अन्याय या न्याय के अनुसार कार्य न करना अन्याय, और अन्याय द्वारा कार्य करना, अन्याय ना करना किसी के साथ, वो न्याय कहलाता है। गुप्त संदेश देने वाला गुप्तचर, जो देश के लिए शहादत दे अर्थात बलिदान दे, शहीद। अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। पढ़िए, समझिए और याद रखिए में हमें बताया गया है कि वाक्य संक्षेपीकरण किसे कहते हैं। यह वाक्यांश बोधक का ही एक नाम है। भाषा में संक्षिप्तता अर्थात उसको छोटा करना तथा गंभीरता, गंभीर भाव लाना के लिए वाक्य या वाक्यांश के स्थान पर एक उपयुक्त शब्द रखने की प्रक्रिया को वाक्य संक्षेपीकरण कहते हैं। अर्थात वाक्य को हम छोटा कर देते हैं, एक शब्द में उसका पूरा अर्थ ले आते हैं। इस प्रक्रिया में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव अभिव्यक्त किए जाते हैं अर्थात बताए जाते हैं। ये संक्षिप्त शब्द संपूर्ण वाक्य या वाक्यांश को अपने में समेट लेता है। जो देश के लिए शहादत दे, ये पूरा वाक्य है हमारा। इसके स्थान पर हम एक शब्द लिख रहे हैं शहीद, जो इस पूरे वाक्य को स्पष्ट कर रहा है। शहीद कहना या लिखना अधिक उपयुक्त है। हम पूरा वाक्य नहीं लिखेंगे, केवल एक शब्द ही जो देश के लिए शहादत दे इस वाक्य को स्पष्ट कर देगा, वो है शहीद। अब प्रश्न नंबर 2 है हमारा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही शब्द छांटकर घेरा लगाइए। तो निम्नलिखित अर्थात नीचे जो हमें दिए गए हैं उनमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दी गई हैं। उसमें एक सही ऑप्शन है, बाकी उससे मिलती जुलती है जो गलत है। तो हमने सही ऑप्शन को चुनना है, सही विकल्प को चुनना है और उस पर हमने सही का निशान लगाना है या घेरा लगाना है। जिसकी उपमान ना हो वह अनुपम, जिसका अंत ना हो अनंत, जो कहा ना जा सके अकथनीय, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, अच्छे चरित्र वाला अगर कहा जाए तो सचरित्र, सभी को जो प्रिय हो सर्वप्रिय, समान रूप से देखने वाला समदर्शी। तो हर एक वाक्य के लिए एक अलग वाक्यांश बोधक शब्द होता है जिसको हमने देखना है कि उपयुक्त कौन सा शब्द लग रहा है। अब आइए प्रश्न नंबर 3 करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए आपने क्या करना है, सभी जो विकल्प हमें नीचे दिए गए उचित वाक्यांश पर सही का निशान लगाना है। यहाँ भी अविश्वसनीय, जिसका विश्वास न किया जा सके। बाकी जो दिए गए हैं वो हमें लग रहे हैं कि इसका उत्तर मिलेगा इसके साथ साथ, पर इनका अर्थ अलग है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जो सही विकल्प है हमारे पास। ग भाग शरणार्थी, जो शरण में आ गया हो वो शरणार्थी है। अल्पाहारी, जो कम खाता हो उसको अल्पाहारी कहा जाता है। अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी उपमा ना की जा सके वो अनुपम होता है। जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय, जिसको कभी देखा ना गया हो अदृश्य। तो इस तरह हर एक जो वाक्यांश है उसका अपना एक शब्द है वाक्यांश बोधक। प्रश्न नंबर 4, मोटे काले शब्दों के स्थान पर वर्ग पहेली में से उपयुक्त शब्द छांटकर वाक्य दोबारा लिखने के लिए कहा गया है। वर्ग पहेली हमें सामने दी गई है, हमने क्या करना है, मिलान करना है वर्णों का और उससे एक उपयुक्त शब्द बनेगा। ऊपर कही गई बात याद रखने योग्य है। अब ऊपर कही गई बात के लिए हम एक शब्द छांटेंगे। तो आइए, सामने हमें दिख रहा है उपयुक्त, तो उपयुक्त बात याद रखने
योग्य है उसको हमने सर्कल किया और जो शब्द हमारा उपयुक्त बना उसको हमने लिख दिया ऊपर कही गई बात के स्थान पर। ख भाग, वसंत ऋतु में प्रकृति की शोभा देखने योग्य होती है। अब जो मोटे काले अक्षर हमें दिए गए हैं वो है देखने योग्य। इसके लिए हम वाक्यांश बोधक एक शब्द चुनेंगे अपने इस वर्ग पहेली के अंश से। वसंत ऋतु में प्रकृति की शोभा दर्शनीय होती है। तो व के ऊपर अनुस्वार नहीं लगेगा, सिर्फ स के ऊपर अनुस्वार रहेगा। जो शरण में आया हो उसकी रक्षा करनी चाहिए। यहाँ मोटे काले अक्षर हैं, जो शरण में आया हो, तो जो शरण में आया उसको कहते हैं शरणागत। जो हमारी वर्ग पहेली में अंतिम वर्णों से जुड़कर शब्द बना है, जो अंतिम लाइन है उसमें वर्णों को जोड़ा हमने और शब्द बना शरणागत, तो इसलिए हमने शब्द दिया शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। घ भाग, सीता चित्रकूट में पत्तों की बनी कुटिया में रहती थी। इसके लिए हमारे पास वर्ग पहेली में शब्द बन रहा है पर्णकुटी। पत्तों से जो कुटिया बनती है उसको कहते हैं पर्णकुटी। पानी का बुलबुला क्षण भर में नष्ट होने वाला है। क्षण भर में नष्ट होने वाले के लिए हमारे पास वर्ग पहेली जो है उसमें शब्द बन रहा है क्षण भंगुर। तो इस तरह हमने वाक्यांश बोधक शब्दों को पूरा किया। अब प्रश्न नंबर 5 में हमें प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में आए मोटे काले शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका, सब डैश हो गए। तो अगर कोई उत्तर नहीं दे पाया तो उसको हम कहते हैं निरुत्तर हो गए, अर्थात उत्तर के बिना हो गए। जो आकाश में विचरण करने वाला है या विचरने वाला है वो है नभचर, जिनको पक्षी कहा जाता है। इस संस्थान में छात्रों के रहने का स्थान भी है। सभी छात्र यहाँ डैश में ही रहते हैं। तो जहाँ छात्रों के रहने का स्थान हो उसे कहते हैं छात्रावास। अब आगे घ भाग पे आते हैं। जो इतना कम खाता हो उस डैश के साथ दावत में जाना बेकार है, वो है अल्पाहारी, कम खाने वाला। अब प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। इस पाठ में हमें उपविषय यही दिया गया है, अधिकतर वाक्यांश के लिए एक शब्द और वाक्य शुद्धिकरण। जिसका भाग्य अनुकूल ना हो अर्थात सही ना हो वो अभागा। मर्जी के अनुसार मनमर्जी। विशाल हृदय वाला उदार। जिसका कोई अपराध ना हो, निर्दोष नहीं लिखेंगे हम यहाँ, निर्दोष गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसका कोई दोष ना हो तो निर्दोष, और जिसका कोई अपराध ना हो निरपराध। और यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि र में हलंत होना जरूरी है। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, तो आपने अनुकरणीय शब्द को लेना है। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्यों में से किसी न किसी प्रकार की कोई अशुद्धि है इस वाक्य में। वाक्यों का शुद्ध रूप हमने लिखना है। वो क्रिया के अनुसार भी हो सकता है, वो लिंग के अनुसार भी हो सकता है। तो हम इसको देखेंगे कैसे करेंगे। कल माताजी आ रहे हैं, यहाँ क्रिया संबंधी अशुद्धि है। माताजी स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया लगनी चाहिए आ रही है। मैं आपका दर्शन करने आया है, आया है की जगह यहाँ भी क्रिया संबंधित है। आया है का हो जाएगा हूँ, कि हम क्रिया को किस तरह पूर्ण कर रहे हैं। तीसरा ग भाग हमारे पास है, अनेकों स्त्री पुरुष वहां आए। अनेक अपने आप में बहुवचन है इसलिए हम उसका बहुवचन नहीं बनाएंगे। अनेक स्त्री पुरुष वहां आए थे। दुष्टों के भय से मत डरो, तो दुष्टों के भय से डरो मत नहीं होगा, मत डरो होगा। इस तरह हम इसको शुद्ध करेंगे। ये पद संबंधी आगे पीछे दिए गए हैं, शब्दों को आगे पीछे दिया गया है। उससे लगभग पूरे अंक प्राप्त हुए, तो जहां पूरे अंक प्राप्त हुए उसमें हम लगभग नहीं लगाते हैं, उससे पूरे अंक प्राप्त हुए, क्योंकि लगभग का अर्थ है कि हम एक संभावना कर रहे हैं कि इतने अंक प्राप्त हुए। करीम देखने गया है सिनेमा, यहाँ फिर पद संबंधी अशुद्धि हम लिखेंगे करीम सिनेमा देखने गया है। तो इस तरह ये पूर्ण होगा वाक्य। इसको छोड़ा गया है तो आप कंप्लीट करेंगे देखने गया है। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। एक गीतों की पुस्तक नहीं होती है,
गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। कृपया हमारी बात सुनने की कृपा करें। तो दोनों तरह से बनेगा, हमारी बात सुनने की कृपा करें या कृपया हमारी बात सुने, पर दोनों शब्द नहीं लगेंगे, कृपया और कृपा। यहाँ ताजा फलों का रस मिलता है, यहाँ ताजे फलों का रस मिलता है। रोगी को काटकर सेब खिलाओ, ये गलत वाक्य है, अशुद्ध है। रोगी को सेब काटकर खिलाओ। अब हमारा प्रश्न नंबर 8 जो है उसमें हमें उचित विकल्प दिए गए हैं, शुद्ध विकल्प दिए गए हैं, और 3 जो हमारे पास है विकल्प वो गलत है। एक शुद्ध विकल्प दिया गया है जिसको हमने छांट कर लिखना है। यहाँ लोग ईमानदार और उदार हैं, तो इसको हमने शुद्ध रूप में जब लिखना है तो हमारे पास है यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास ख भाग है, नेताजी भाषण रहे हैं, तो भाषण दे रहे हैं नेताजी, ये सही है। अब अगला विकल्प जो हमारे पास सही है वो ग भाग में, हमारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अन्य जो है वो सही नहीं है, ना पदक्रम के अनुसार से ना वाक्य शुद्धिकरण के अनुसार से। घ भाग में उसकी आवाज कानों में सुनाई दी, गलत है, उसकी आवाज सुनाई पड़ी। यह भाग में यह घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था, तो ये सही वाक्य है हमारे, जिनको हमने सही का निशान लगाया है। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 9 में है तत्सम और तद्भव रूप लिखने हैं हमने शब्दों के जो आगे हमें दिए गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका संस्कृत से सीधा हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है, और तद्भव शब्द वो होते हैं जिनका थोड़ा सुधरा हुआ स्वरूप, अलग रूप, साधारण रूप या सरल रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे ग्राम, ग्राम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप है गांव। आम, आम्र तत्सम शब्द है और आम तद्भव शब्द है। कर्म, कर्म तत्सम शब्द है और काम तद्भव शब्द है। गृह तत्सम शब्द और घर तद्भव शब्द। उसी तरह सप्त तत्सम शब्द और सात तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न नंबर जो 10 है हमारे पास, उसमें विराम चिन्हों के प्रयोग के लिए कहा गया है। विराम चिन्ह लगाते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि वाक्य को किस तरह बोला जा रहा है, कहाँ ठहराव आ रहा है, कहाँ कोई स्टेटमेंट दी जा रही है मुख्य रूप से, कहाँ किस किताब का नाम है, कहाँ किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान का नाम है, उसके अनुसार हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। स्वतंत्रता दिवस हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए हमने इसको पूरा दोहरे उदाहरण चिन्ह में लिया, और बाकी हम सिर्फ विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे और दोहरा उदाहरण चिन्ह यहाँ समाप्त करेंगे। दिवस के बाद का कॉमा आपने हटा देना है। छी, तुमने तो मेरा नाम ही डुबो दिया। या छी जो शब्द है इसमें सिर्फ विस्मय अधिबोधक लगाना है क्योंकि ये घृणा सूचक है, और उसके बाद हम विराम चिन्ह लगाएंगे। गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी एकत्रित हुए, तो गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, इसको हम एकल उदाहरण चिन्ह में लाएंगे। बच्चे के बाद अल्पविराम, स्त्री के बाद अल्पविराम और पुरुष सभी एकत्रित हुए, या स्त्री पुरुष में हम योजक भी कर सकते हैं प्रयोग यहाँ। माता जी बोली अल्पविराम, मैं आपके साथ चलूंगी, पूर्ण विराम और दोहरा उदाहरण चिन्ह यहाँ समाप्त करना है। वह ईमानदार है अल्पविराम, मैं मान नहीं सकता, दोहरा उदाहरण चिन्ह समाप्त। निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलिए, वचन बदले हैं हमने। लड़का भाग गया, अब वचन संबंधी अशुद्धि है, लड़का भाग गया, हम यहाँ करेंगे लड़के भाग गए। बालिकाओं ने अच्छे गीत सुनाए, बालिका ने अच्छा गीत सुनाया। जहाँ बहुवचन है उसको हमने एक वचन में, और जहाँ एक वचन वाला वाक्य है उसको हमने बहुवचन में परिवर्तित रूप में लिखना है। मंच पर लड़की नाच रही है, मंच पर लड़कियां नाच रही हैं। पक्षी गगन में उड़ रहा है, पक्षी गगन में उड़ रहे हैं। उपवन में फूल खिलता है, उपवन में फूल खिलते हैं, क्योंकि उपवन अपने आप में बहुवचन है। प्रश्न नंबर 12,
नीचे दिए गए वाक्यों में हमने क्रिया विशेषण को छांटना है, उन पर घेरा लगाना है और उसका भेद लिखना है। क्रिया विशेषण के आपको बताए गए हैं भेद पिछले वीडियो में। तो क भाग बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, जो धीरे धीरे शब्द है वो क्रिया विशेषण है, और भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कि क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, लगातार, अचानक। ये सभी जो अव्यय शब्द है हमारे वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। गुरुजी अभी आए हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, अभी काल समय को बता रहा है। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आई, तो अचानक शब्द हमारा अव्यय शब्द है जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है। अब प्रश्न नंबर 12 का ये अगला घ भाग है, मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। 4 भेद हैं क्रिया विशेषण के। वकील ने मुझे शीघ्र ही बुला लिया, शीघ्र बुलाना ये काल या समय को बता रहा है, तो हम समयवाचक भी लिखते हैं इसको, और कालवाचक क्रिया विशेषण भी लिखते हैं। अब प्रश्न नंबर 13 में हमें फिर से अनुस्वार और अनुनासिक बताया गया है कि कहाँ अनुस्वार लगेगा और कहाँ अनुनासिक लगेगा। इसको हम उच्चारण के अनुसार देखते हैं। अनुस्वार उस स्थान पर लगाया जाता है जहाँ केवल आपकी नासिका से, नाक से स्वर निकलता है, और अनुनासिक जहाँ नाक और मुख दोनों से आपका स्वर निकलता है, अर्थात कंठ और नाक दोनों से। तो आनंद शब्द में अनुस्वार लगेगा क्योंकि न में अनुस्वार का स्वर है, पहुंचेंगे में अनुनासिक स्वर है, आठवीं में अनुस्वार स्वर है, आंधी में अनुनासिक स्वर है, आंखें में अनुनासिक स्वर है, और चौंका में भी आपका अनुनासिक स्वर है, पर मात्रा के कारण अनुस्वार रूप में इसका प्रयोग किया गया है। अब हमारे पास प्रश्न नंबर जो 14 है उसमें पत्र दिया गया है जिसको हमने पाठ के आधार पर ही लिखना है। कोया आदिवासियों ने जिस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी उसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अब इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रारूप हमसे पूछा गया है वो पत्र का है, प्रार्थना पत्र का नहीं है। तो पत्र का प्रारूप आपको आगे बताया गया है। सबसे पहले हम लिखते हैं मकान नंबर या गली नंबर 216/10 मैंने लिखा है, आप इसको बदल सकते हो। जवाहर नगर के स्थान पर भी आप अपनी जगह का नाम लिख सकते हो। मंडी हिमाचल प्रदेश मैंने लिखा है, आप जहाँ के हैं आप उसको लिख सकते हो। दिनांक 12 जून 2020, दिनांक भी आप चेंज कर सकते हो। प्रिय मित्र राज, मधुर स्मृति, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी अपने स्थान पर सकुशल होंगे। आज हमने हिंदी की कक्षा में कोया आदिवासियों के बारे में पढ़ा कि किस तरह उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मुझे ये पढ़कर गर्व का अनुभव हुआ। तुम्हें इस पत्र के माध्यम से मैं कोया आदिवासियों के विषय में बताना चाहता हूँ। कोया आदिवासियों ने श्री राम राजू के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। विद्रोह दिया की जगह यहाँ किया करेंगे आप। उन्होंने बिना वेतन के इस तरह से काम करने से इनकार कर दिया। वो जंगलों में छिपकर अचूक निशाना लगाते थे। वो भारतीय सिपाहियों को शरण देते थे। इस प्रकार उनकी रक्षा करते थे वो शरण देकर। उनकी इस पद्धति के कारण अंग्रेजों को उनका मुकाबला करना कठिन हो गया था। इसलिए अंग्रेजों ने एक चाल चली और उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया। अंग्रेजों ने उनकी फसलों को जला दिया और जंगल में सामान ले जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया। कोया आदिवासी अनाज की कमी के कारण कमजोर हो गए और कारतूस खत्म होने के कारण वे लड़ाई में पिछड़ गए क्योंकि अब बंदूकें भी नहीं चल रही थी। अंग्रेजी सेना ने गांव में, लगेगा यहाँ शब्द साथ में, घुसकर लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। आदिवासियों की हिम्मत टूट गई। राजू और उनके साथी अंग्रेजों की पकड़ में आ गए। राजू बुरी तरह से जख्मी हो गया था। राजू ने लोगों का दुख देखकर आत्मसमर्पण कर दिया, अर्थात अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। राजू को कचहरी में पेश नहीं किया गया। मेजर गोडाल के कहने पर कुंचू मेनन ने राजू पर गोली चलाकर उसे मार दिया। राजू अपने लोगों के लिए शहीद हुआ, उसने बलिदान दिया और कोया आदिवासियों का आंदोलन समाप्त हो गया। अब अंग्रेज समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमानी नहीं की जा सकती। आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए निर्णय लिया था। ये इस तरह हम आगे लिख सकते हैं
कि तुम्हारा मित्र, अपना नाम लिख सकते हैं आप पत्र के अंत में, तुम्हारा मित्र। और इस तरह हमारा पत्र समाप्त होता है। सभी बच्चे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि जितने भी वीडियो मैं इसमें डालूं आप उसका लाभ उठा सकें और आपके जो प्रश्न हो उन प्रश्नों को मैं हल कर सकूं। इसके लिए आवश्यक है कि आप इस चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े और इसमें दिए गए सभी जो वीडियो है उनको ध्यानपूर्वक देखें और जो आपकी समस्याएं हैं उन्हें मेरे इस चैनल में बताएं ताकि उसका हल आपको मिल सके। इसी आशा के साथ कि आगे भी आप सभी अपना सहयोग इसी तरह से देंगे, विभिन्न वीडियो को देखकर उनका लाभ उठाएंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।